ખોડલધામ ટ્રસ્ટ કાગવડ સરદાર પટેલ કલ્ચરલ ફાઉન્ડેશન તેમજ ખોડલધામ શિક્ષણ પાર્કના સંયુક્ત ઉપક્રમે JEE મેઇન, JEE એડવાન્સ અને નીટ માટેના પ્રશિક્ષણ વર્ગો રાહત દરે શરૂ કરવામાં આવનાર છે। 50થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ સેમિનારમાં જોડાશે। ધોરણ 9 અને 10ના વિદ્યાર્થીઓને ગણિત અને વિજ્ઞાન માટેનું માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવશે। ત્યારે ટ્રસ્ટના સભ્યોએ અબતક મીડિયાની મુલાકાત લઈ સેમિનાર વિશેની વધુ માહિતી આપી હતી। What is the purpose? अपना पर्पस क्या है? वाई खोडलधाम, क्यों खोडलधाम में कर रही है, बराबर। और इसका मोटिव क्या, कौन लोग इसमें एलिजिबल है, जो ये लोग अपने एलिजिबल है और इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये जब बच्चा 11वीं 12वीं में आता है तो उसके आने वाले 60 साल की जो जिंदगी है उसका भविष्य इस बात पर डिपेंड करता है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन, बीटेक बोलो, मेडिसिन बोलो, डॉक्टर बोलो, या क्या पढ़ने वाला है। तो सच में देखो तो आने वाले 60 साल की जिंदगी है बच्चे की, वो इस 2 साल की पढ़ाई पर डिपेंड करती है। इस 2 साल के लिए परिवार का भविष्य भी है, उसके आने वाले, ऐसे कहो तो खुद की 60 साल की जिंदगी है, उसके आने वाली 2-3 जनरेशन तो इम्पैक्ट होती ही है। एक बच्चा अच्छे कॉलेज में पढ़ के गया, आप समझ सकते हो कि उसके आने वाली 3 जनरेशन इम्पैक्ट होती है। अब ऐसे फाइनेंस चीज एक अकेली नहीं है, लेकिन हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट है। एक बार मैंने यहाँ पे इंटरव्यू किया था, निहार हिंगराजिया टॉपर हमारा बच्चा 56 रैंक लाया। अभी 2 ही साल IIT बॉम्बे में कंप्यूटर पढ़ते हुए उसको पूरा हुआ, उसको 3 करोड़ का पैकेज मिला। यहाँ राजकोट में भी 15-20 बच्चे हम ऐसे निकाल चुके हैं जो IIT के टॉप 100 में आ चुके हैं। तो ऐसे ज्यादातर 5-6 टॉपर पिछले 10 साल में हमने प्रोड्यूस किया। हमारा स्केल बड़ा नहीं था, तो ये बच्चे के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट एज बोलो, इंपॉर्टेंट टाइम बोलो, फैमिली के लिए भी है। माँ बाप भी अपना इन्वेस्टमेंट करता है। अब सब ऐसे कॉमर्शियल स्केल पे देखो तो एक बच्चे पे 11वीं 12वीं उसको IIT या नीट का प्रिपरेशन कराना हो, कम से कम 5 से लेके 6-7 लाख रुपए खर्चा कर देता है माँ बाप। स्कूल की फीस भरेगा, कोचिंग की फीस अलग भरेगा, ये होगा, फिर ऑनलाइन कोर्स करेगा। और बेचारा जो मिडिल क्लास आदमी है या बिलो मिडिल क्लास आदमी है, वो तो वो एजुकेशन अफोर्ड ही नहीं। दूसरा सर एक ये है कि आज के दिन में अभी की स्कोप बढ़ गया है। पहले क्या है, BA, BCom, BSc, वही एरिया था जहाँ से आपको स्टूडेंट को निकलना था। अभी तो मतलब कितना मतलब वाइड स्कोप आ गया। अच्छा, उसके सामने ये भी हो गया कि भाई पब्लिक भी कंफ्यूज है, बच्चे भी कंफ्यूज है कि आगे मुझे किस तरह से करियर में जाना चाहिए। अच्छा, मार्केटिंग अलग तरह से हो रही है, पेरेंट्स के माइंड में भी मार्केटिंग अलग आ रही है, बच्चे के माइंड में कुछ चल रहा है। ये सब चीज की वजह से जो मतलब प्रेशर क्रिएट हुआ है बच्चे के माइंड में, आज जो प्रेशर की मैं जाऊँ तो जाऊँ का एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है। उसका एजुकेशन का इतना हाई कॉमर्शियलाइजेशन हो गया। अब समझ लो कोई भी अच्छी स्कूल या अच्छा इंस्टीट्यूट 1000 बच्चे IIT के लिए लेते हैं, उसकी 3 या 4 लाख फीस होती है। आप समझ लो कितना 40-50 करोड़ का टर्नओवर होता है। पढ़ाने वाले टीचर्स की भी वही सैलरी। जैसे मैं बात करूं, हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में जो हम 6-7 कोर टीम के लोग जुड़े हुए हैं, करोड़ सैलरी वाले लोग भी हम जुड़ गए हैं। क्योंकि हमारे मन में भी ऐसा था कि अब कुछ अलग करना है। सारी जिंदगी 10-20 साल से हम एक ही चीज रिपीट करते आ रहे हैं, कुछ डिफरेंट चीज देनी है। और खोडलधाम का साथ जो वो उनका एम है वो हमें मैच कर गया है। पिछले 4-5 महीने से हम मिल रहे हैं, हमने बहुत सारे कोर्स रन किए हैं, उनको भी हमारी फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई और हम भी रेडी हैं। और वो लोग इस चीज के लिए इस चीज को आगे धक्का देना चाहते हैं कि कम से कम समाज का वो वर्ग जो अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी कॉस्टली चीज को, दूसरी चीज इतनी कॉस्ट फीस देने के बाद भी एडवांस के लिए कहीं कोई अच्छा प्रॉपर टीम नहीं है सर। तो एडवांस की आज की डेट में देखो तो एडवांस का क्लास कोई पूरे राजकोट में नहीं चला रहा होगा। मेन चीज ये कि आज फैकल्टी को नॉलेज नहीं है। हाँ, स्टूडेंट को क्या मालूम है, वो पैकेज के पीछे फैकल्टी आज बिल्डिंग अच्छी है वो नहीं है, फैकल्टी क्या है वो इम्पोर्टेंट होता है। अभी फैकल्टी का तो इश्यू है, किसी को मत जो ऑर्गेनाइज चला है उसको फैकल्टी का मालूम नहीं है कि फैकल्टी क्या है। तो खोडलधाम पूरा ट्रस्टी लोगों का ग्रुप, इन लोगों ने ये बोला कि हम कॉस्ट अभी जो है जो भी होगा फुल सपोर्ट करेंगे आपको। सर एक तो ये चीज अपने कौन से बच्चे इस चीज के लिए अप्लाई हो सकते हैं, हाउ इट इज अप्लाई, किस तरह से हो सकता है। बच्चा तो देखिए सर अनकट डायमंड होता है, कोई भी बच्चा। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं, जोगानी साहब जो है न्यूरो सर्जन ओखड़ हॉस्पिटल में, उनकी ही बेटी ईसा मुझसे पढ़ती थी। मेरे ही टीम के लोगों ने बोला सारी दुनिया को फिजिक्स पढ़ा सकते हो, इसको फिजिक्स नहीं सिखा सकते हो। आप यकीन नहीं करोगे, उसके 601 नीट में मार्क आए, US में यूनिवर्सिटी में गई और फिजिक्स और मैथ्स की ट्यूटर बन के चली गई।
तो टीचर अच्छे से समझा दे, किसी चीज को बेस समझा दे। बहुत सारे टीचर बोलते हैं 6 मतलब महीने तक बोलते रहते हैं ये बच्चा गधा है। कभी कभी, क्योंकि मैंने स्कूल भी डेवलप किया, अहमदाबाद में भी मैंने स्कूल डेवलप की, चापाड़ा में मुक्तानंद बापू की इंग्लिश वाली स्कूल मैंने डेवलप की। तो टीचर 6 महीने पूछता है, मैं पूछता हूँ कि इसको गधा क्यों बोलते हो, कि इसको पिछली क्लास का कुछ भी नहीं आता है, कि वो यदि तुम पढ़ाने लगोगे तो कितना टाइम लगेगा। बोला 4 दिन, तो पढ़ा दो ना, 6 महीने तो तुम बोलते बोलते अपना बर्बाद कर चुके। तो टीचर पढ़ाना चाहता है और बच्चों का बेस डेवलप कर दे, तो ऐसी कोई भी सर अपना एक कोर्स कभी से स्टार्ट होता है, ये कोर्स हम 27 तारीख को, कोर्स तो सर हम स्टार्ट कर चुके हैं, एक एक दो हम स्टार्ट करते जा रहे हैं। वही मंथ में जो है ये जूनियर वाले 8वीं 9वीं 10वीं वाले बच्चों को स्टार्ट कर देंगे। 11वीं वाले बच्चों को ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं, वो कोर्स धीरे धीरे हम ऑपरेट कर रहे हैं। सेमिनार से जो बाकी जो ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है, खाली उनको एक जागरूकता है कि खोडल धाम में ऐसा कोर्स चालू हो गया है। और ये मेन चीज सर फैकल्टी का भी है, क्योंकि उसको रोज आए दिन कुछ ना कुछ हायर पैकेज मिलता है। वो बाहर का जो बच्चा है वो यदि अपना हॉस्टल का अरेंजमेंट कर सकता है तो मतलब एकोमोडेशन अपने हिसाब से कर लेते हैं, तो बाकी का अपन एजुकेशन। हाँ, उस इन ग्रुप में जो है बहुत सारी हॉस्टल भी चल रही है, वो भी हमने डायरेक्टली ऐसा नहीं वर्कआउट किया है, पर उसको ये लोग जो है सपोर्ट दे सकते हैं, दिलवा सकते। क्योंकि हमें तो इंटरेस्ट है कि गांव के जो बच्चे हैं उसको थोड़ा प्रमोट होना चाहिए। सिटी में तो अवेलेबिलिटी है, जिसको करना है उसके लिए ऑप्शंस है, लेकिन जो गांव के बच्चे हैं उसके लिए जिसके पास टैलेंट है, जो अपने रोकट डायमंड है, बराबर हम चाहते हैं कि वो बच्चे को ज्यादा प्रमोट हो। गांव वाले बच्चे जो है बराबर, जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है उसको अपन अपॉर्चुनिटी ज्यादा दे, वो इसके से अपने को उसको थोड़ा प्रमोट। राजकोट में भी ऐसा बहुत सारा बच्चा है जो शायद 5 लाख या 6 लाख खर्च नहीं कर सकता है, बहुत एफोर्डेबल प्राइस में 1/3 कॉस्ट में यदि उसको ये चीज मिल जाए और ये फैकल्टी का एश्योरेंस हो कि 2 साल उसको ये लोग पढ़ाने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसका मेन रीजन होता है सेल्फ बिलीफ। जिस एनवायरनमेंट में बच्चा पल बढ़ रहा होता है वो बहुत बार ये सुन के बढ़ रहा होता है कि मतलब नहीं हो पाएगा, या अरे इतनी बड़ी चीज कौन करता है, क्योंकि उसके आसपास के किसी ने नहीं की होती है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है किसी एजुकेशन में बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, वो होता है उसका अपने बारे में जो उसकी इमेजिनेशन है वो चेंज करना। और उसे चेंज करने के लिए मैंने रूरल एरिया में काम किया है 3-4 साल। मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया था जिसका नाम था 9th मैथ्स इन 9 डेज। तो हम क्या करते थे, उसमें बच्चों को इकट्ठा करके चैलेंज देते थे 8th क्लास के बच्चों को कि 9th की मैथ्स करनी है और 9 डेज में फिनिश करनी है। और टू एवरीवन्स सरप्राइज, मतलब सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे कि वो मैथ की जो बुक है पूरी एनसीईआरटी, उसमें हर एक क्वेश्चन को सोल्व करके बच्चे उसको 6.5 to 7 डेज में फिनिश कर लेते थे। अब अगर किसी बच्चे ने 8th क्लास के 9th क्लास की मैथ्स की एनसीईआरटी 6.5 डेज में सॉल्व की है, तो ये जो इवेंट है उसकी अपने बारे में इमेजिनेशन बदल देती थी। वही बच्चा जब 6.5 में 9th क्लास की मैथ्स फिनिश करता है तो वही मुझे पीछे घूमने लगता है, सर मुझे हमें 10th की कितने दिन में करनी है। तो जब वो 10th की मैथ्स कर लेता है 8th में ही, तो उसके जो ब्रेन की जो मेंटल बाउंड्रीज है, मानसिक बाउंड्रीज जो बना के रखता है, वो टूट जाती है। फिर वो मैथ्स की किताबें उस पे कक्षा का नाम देख के नहीं पढ़ता, मैथ्स की किताबें फिर वो टॉपिक का नाम देख के पढ़ता है। इससे क्या होता है, जब हमने पहली बार ये प्रोग्राम किया था दिल्ली एनसीआर में एक डीपीएस के स्कूल में, तो 8th क्लास के कुछ 22 बच्चे हमने इस प्रोग्राम में लिए थे। तो उन बच्चों ने 6.5 डेज में पूरी एनसीईआरटी फिनिश करी। तो एक इंडियन गवर्नमेंट कंडक्ट करती है रीजनल मैथ्स ओलंपियाड, जिसकी फर्स्ट स्टेज IOQM है। तो वो एक ऐसा एग्जाम है, आई एम श्योर कि मतलब सभी लोग जानते होंगे, वो एक ऐसा एग्जाम है कि 8th, 9th, 10th, 11th और 12th, 8th का बच्चा और 12th का बच्चा सेम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेगा। उसमें अलग अलग क्लास के आधार पर। उससे क्या होता है कि जो जैसे मैथ्स का जो ओलंपिक्स है एक तरह से, तो पहली स्टेज है IOQM। जो बच्चे IOQM क्वालिफाई करते हैं वो रीजनल मैथ्स ओलंपियाड देते हैं, और जो रीजनल मैथ्स ओलंपियाड क्वालिफाई कर जाते हैं, मैं आपको बता दूं कि IIIT जैसे कॉलेजों में और उन बच्चों को ग्रेवो मिलता है, बोनस पॉइंट्स मिलते हैं RMO एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। अच्छा, अब जो बच्चे RMO क्वालिफाई करते हैं वो इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड में बैठते हैं, और इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड क्वालिफाई करने वाले 30 बच्चों को इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जहां से मैंने पढ़ाई की है,
या फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो इंडिया का प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या फिर IISc, इस तरह के किसी इंस्टीट्यूट में 29 बच्चों को कलेक्ट करके उनकी ट्रेनिंग करती है। उनमें से 6 बच्चों को इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनल फोरम पे भेजती है, और पिछले साल ही इंडिया की बेस्ट रैंक आई है जो कि 4th थी। उससे पहले इंडिया की रैंक कभी बहुत अच्छी नहीं आई है। तो जानकारी के लिए बता दूं, चाइना और USA का रैंक 1 के लिए अक्सर कंपटीशन रहता है। बच्चे को आगे बढ़ने के लिए एक सही गाइड की बहुत जरूरत होती है। अगर बच्चे को सही समय पे एक सही टीचर मिल जाए जो उसको ये एहसास दिला दे कि वो कर सकता है, तो उसका ट्रू पोटेंशियल बाहर आता है। मेरी अपनी भी अगर मैं बात करूं, मैं एक सरकारी हिंदी मीडियम के स्कूल से पढ़ाई की है। सौभाग्य से 12th के बाद एक टीचर मिले और जिन्होंने मुझ में उन्हें ये विश्वास था कि मैं IIT के अंदर 50 के अंदर रैंक ला सकता हूँ। अब मैं तो नहीं जानता था कि IIT की तैयारी क्या होती है, लेकिन वो मार्गदर्शक जो मेरे सामने था, मुझे उस मार्गदर्शक को, उन टीचर को जो मेरे अंदर विश्वास था, मुझे उस विश्वास पे विश्वास था। तो उस विश्वास पे विश्वास होने से मुझे प्रेरित किया कि मैं मेहनत करूं, इनके विश्वास पे खरा उतर सकूं। और उसकी वजह से मतलब मैंने 3 ही महीने उनके साथ समय बिताया, और 3 महीने के अंदर ही इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, एक मैथ्स का एग्जाम लेती है जो IIT के एग्जाम से काफी टफ है। उस एग्जाम को मैंने क्वालिफाई किया। वही पहला काम हम करेंगे मेंटल बैरियर्स ब्रेक करने का, क्योंकि सबसे पहला काम है बच्चों के मेंटल बैरियर्स ब्रेक करना। एक बार बच्चों के मेंटल बैरियर्स ब्रेक होते हैं, वो किताबों पे अपनी कक्षा ना देख के, किताबों पे मैथ्स के टॉपिक्स देख के पढ़ना शुरू कर दें। फिर उन्हें ये मैटर ना करे वो किताब MSc की है या 12th की है। पहला काम तो हम ये करेंगे। उसके बाद एक प्रॉपर उनको एक डिजाइन करके करिकुलम देंगे, और उस करिकुलम को कंप्लीट करने के लिए हमेशा हर वक्त उनके साथ खड़े रहें। बच्चों का या किसी का भी, इवन हमारा भी, जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, अगर हमें वो डिफिकल्ट लगता है तो, और हमें उस डिफिकल्टी को सरल बनाने का कोई रास्ता नहीं दिखता, तो मन उससे भागने लगता है। यही समस्या है मैथ्स और साइंस के साथ। लेकिन जब एक राइट टीचर होता है, वो आपको मैथ्स के खूबसूरत आयाम को दिखाता है, तो आपको मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है। साथ ही जब आप मैथ्स में किसी डिफिकल्टी में फंसते हैं, बच्चे को यह विश्वास दिलाता है कि ये जो डिफिकल्टी है ये आपको कुछ ना कुछ नया दे के जाएगी, और टीचर अगर उसके साथ खड़ा है उस डिफिकल्टी में, तो बच्चा उस डिफिकल्ट सिचुएशन को एंजॉय करता है और उससे कुछ सीखने लगता है। એટલે ગત ડિસેમ્બરમાં આપણે સરદાર પટેલ કલ્ચરલ ફાઉન્ડેશનના સપોર્ટથી જે બાળકોનો JEE નો ફર્સ્ટ અટેમ્પ્ટ આવે છે જાન્યુઆરીમાં, તો જાન્યુઆરી 2025 ના અટેમ્પ્ટ માટે આપણે 45 ડેઝનું એક પ્રોગ્રામ લોન્ચ કરેલું હતું, ટાર્ગેટ 99। એ ટાર્ગેટ 99 પર્સન્ટાઇલ પ્રોગ્રામમાં આપણે જે આ ટોપ મોસ્ટ ફેકલ્ટીઝ છે, બરોબર, એના દ્વારા જ ગાઈડન્સ આપવામાં આવ્યું હતું, અને 45 ડેઝમાં એ લોકો પોતાના PR કેવી રીતે ઇન્ક્રીઝ કરી શકે, હાયર વેઇટેજ વાળા જે ટોપિક છે એમનું રિવિઝન, પ્રોપર ટેસ્ટ જે 360 માર્ક્સની હોય છે મીન્સમાં, એ લેવલની ટેસ્ટ, એ બધું આપણે કરેલું હતું। એમાં આપણને લગભગ 22 સ્ટુડન્ટ્સ આપણા ક્લાસમાં બેઠેલા હતા, અને લાસ્ટમાં શું છે કે સ્કૂલના પ્રેશરથી અમુક બાળકો પોતાના પ્રિપરેશનના પ્રેશરમાં રહેતા હોય છે, તો લાસ્ટમાં આપણી પાસે 12 બાળકો એવા હતા કે જે લાસ્ટ મોમેન્ટ સુધી 45 ડેઝ સુધી આપણી સાથે રહ્યા હતા। એમાંથી 7 બાળકો એડવાન્સ માટે ક્વોલિફાઈડ છે, જેને 90 અપ PR છે, અને જેમાંથી 4-5 બાળકોને 98, 99 PR છે, ટચ કરે છે, બરોબર। એટલે 7 બાળકોને અત્યારે આપણે ખોડલધામના તેજ બિલ્ડિંગમાં એડવાન્સ માટે પ્રિપરેશન કરાવીએ છીએ, બરોબર। એટલે એ લોકો અત્યારે અંડર પ્રિપરેશનમાં જ છે। આ સેમિનારનો એક જ હેતુ છે કે બધા જ બાળકોને સાયન્સ લેવું હોય છે। અમુક બાળકોને રાઈટ ગાઈડન્સ નથી હોતું, મારો ફ્રેન્ડ લે છે એટલે હું લઉં છું, મારે ડોક્ટર બનવું છે એટલે હું લઉં છું, મારે એન્જિનિયર બનવું છે એટલે હું લઉં છું, મારે પાયલોટ બનવું છે એટલે હું લઉં છું। એટલે જ્યારે બાળક સાયન્સ લઈ લે છે ને, ત્યારે એને અંદરથી બહુ જ જુનૂન ને ખુશી હોય છે કે મારે આ કરવું જ છે। પણ જેમ જેમ આ મતલબ સ્ટડીમાં જેમ જેમ ટાઈમ જતો જાય છે ને, એમ સ્ટડીનું પ્રેશર એટલું આવતું જાય છે, અને બીજું કે આમાં જો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર નથી થતા, તો બાળક માટે આ જે ભણતર છે ને
એ ત્યારે એક બર્ડન રૂપ થઈ જાય છે, ટોર્ચર થઈ જાય છે. બુક ઉપાડવી એ કદાચ એના માટે ટોર્ચર થઈ જતી હોય છે. અને અમે તો એવા બાળકો જોયા છે કે જે 2 વર્ષ 2.5 વર્ષ કોઈ પણ જાતના સોશિયલાઇઝિંગ વગર કમ્પ્લીટલી પોતાના સ્ટડીને ફોકસ થઈને ભણતા હોય ને તોય પણ છેલ્લે જ્યારે એક્ઝામનો ટાઈમ હોય છે ને ત્યારે એ લોકો એને દેવા માટે પ્રિપેર નથી થતા. એનું કારણ હોય છે એમના બેકલોગ્સ એટલા ક્રિએટ થઈ ગયા હોય છે. અને ક્લાસમાં જ્યારે બાળક 40ની 50ની 60ની અને ઘણીવાર તો આપણે જોઈએ છે કે બાળક ઓનલાઈન પ્રિપેર કરતું હોય તો જ્યારે બાળક પ્રિપેર કરે છે ત્યારે ટીચર્સને ડાઉટ પૂછી નથી શકતો કોઈ બી રીઝન્સથી. ધેટ ઇઝ વાય અમે લોકોએ એક ફાઉન્ડેશન પ્રોગ્રામ અમે જ્યારે આ સેમિનાર કન્ડક્ટ કરશું એમાં અમે 11th સાયન્સની પેરેલલમાં એક ફાઉન્ડેશન પ્રોગ્રામ લોન્ચ કરીએ છીએ. બીકોઝ અમારું એવું માનવું છે કે 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં જ્યારે બાળક મેથ્સ કે સાયન્સનું મતલબ ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રી બાયોલોજી કોઈ બી સબ્જેક્ટ ભણે છે તો એ સબ્જેક્ટનું બેકઅપ છે 8, 9, 10th જેનું પ્રોપર ઢંગે થયેલું હોતું નથી. કારણ કે ત્યારે બાળકને સ્કૂલમાં બોલો કોચિંગમાં બોલો ક્યાંય પણ રાઈટ ગાઈડન્સ ના મળ્યું હોય અને જો એણે એનસીઈઆરટી નો જે સિલેબસ છે એ થરોલી ના કરેલો હોય, જેમ કે અત્યારે ગવર્મેન્ટની વાત કરીએ તો એણે ઘણો બધો સિલેબસ રિડ્યુસ કરી દીધો છે, પણ એ રિડ્યુસ્ડ સિલેબસમાંથી જે વસ્તુ વહી ગઈ છે એ એને 11thમાં આવીને ઊભી રહી છે એની સામે, પણ આપણા સિલેબસમાં નથી એટલે એને ભણાવવામાં ના આવ્યું હોય. તો ફાઉન્ડેશનનો મતલબ શું છે કે તમે જ્યારે 11th-12thની બિલ્ડિંગ ઊભી કરવા જાઓ છો તો એ બિલ્ડિંગના જે પિલર્સ છે ને એ તમારું ફાઉન્ડેશન છે. એટલે એમાં આપણે ખાલી અને ખાલી બોર્ડ કન્સર્ન નહીં, પણ અગર તમારું બાળક 11th-12thમાં સાયન્સ લે છે તો એને ત્યાં જઈને શું જરૂર પડવાની છે, બરોબર, તો એ બધી વસ્તુ આપણે ફાઉન્ડેશનમાં કવર કરીએ છીએ. તો 11th-12th સ્ટ્રોંગ કરવા માટે અલ્ટિમેટલી બાળકનું ફાઉન્ડેશન મસ્ટ બી સ્ટ્રોંગ. અને એમાં બાળક અગર બુક કન્સર્ન ના રહીએ, બરોબર, અને એનું જો પ્રોપર ફાઉન્ડેશન ડેવલપ કરવામાં આવે 8, 9, 10thમાં તો બાળકને 11th-12th બહુ સ્મૂધલી બ્રિજ થઈ જાય છે અને બહુ સ્મૂધલી એક્ઝામમાંથી પાસ થઈને નીકળી શકતું હોય છે. જનરલી 11th-12thમાં ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક્સ લઈને જે છોકરાઓ જતા હોય છે ને એ છોકરાઓ 6, 7 સુધી આઈસીએસઈ સ્કૂલમાં ભણેલા હોય છે, પછી લોકોએ સીબીએસઈ બોર્ડ કર્યું હોય છે, બરોબર, બીકોઝ સબ્જેક્ટ્સના બર્ડનના લીધે એમાં 12 સબ્જેક્ટ્સ આવે. તો એ જ્યારે આઈસીએસઈમાં ભણતા હોય છે ને ત્યારે એ લોકોનું માઇન્ડસેટ કેવું હોય છે કે એ લોકો કોઈ બી વસ્તુ કરે છે ને તો એ વિથ ડેપ્થ કરે છે. જનરલી આપણે ગુજરાત બોર્ડમાં ને સીબીએસઈમાં કદાચ એટલી ડેપ્થ ના પકડાતી હોય તો એને નોલેજનું પાવર હોય છે અને એના બેકઅપ ઉપર એ લોકો 11th-12thની રેસ ફટાફટ જીતી શકતા હોય છે. એટલે એ જ વસ્તુ આપણે ફાઉન્ડેશન અગર સ્ટ્રોંગ હોય છે તો વી ડોન્ટ થિંક એની ટીચર્સ કે બાળકને 11th-12th કરાવવું ઈઝી પડે. જે ગરીબ વિદ્યાર્થી હોય, હોશિયાર હોય તો અત્યારે નીટ અને જેઈની ફી ખૂબ જ ઊંચી હોય છે, તો એ ફીમાં પણ રાહત મેળવી આપી અને જે વિદ્યાર્થીઓ છે એને સારી કક્ષાએ પહોંચાડવા માટેનો ઉદ્દેશ નરેશભાઈનો છે. એટલે ખોડલધામ ટ્રસ્ટ પ્રેરિત અત્યારે સરદાર પટેલ કલ્ચરલ ફાઉન્ડેશન જીપીએસસી યુપીએસસીમાં તો બહુ સારા રિઝલ્ટ 2010થી મેળવી રહ્યા છે, પણ આ એક નવો પ્રકલ્પ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને એમાં ઇન્ડિયાની ટોપ મોસ્ટ જે ફેકલ્ટી કહી શકાય કોટામાં વિદ્યાર્થીઓ ઘણા બધા જતા અહીંથી, એ કોટાની ફેકલ્ટી એ અત્યારે અહીંયા આપણી સમક્ષ હાજર છે અને એના દ્વારા આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ખોડલધામ ટ્રસ્ટમાં આ ફર્સ્ટ ટાઈમ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. નરેશભાઈનો હેતુ એ હતો કે છેવાડાના જે લોકો છે અને એને પ્રોપર ગાઈડન્સ મળતું નથી તો એ લોકોને ગાઈડન્સ મળે અને એની કક્ષાએ પહોંચે સારી કક્ષાએ એજ્યુકેશનમાં. તો અત્યાર સુધી અમે ઘણા બધા સેવાકીય, સામાજિક, સાંસ્કૃતિક, આરોગ્યલક્ષી કાર્યક્રમો કર્યા, પણ જીપીએસસી યુપીએસસી પણ સરદાર પટેલ કલ્ચરલ ફાઉન્ડેશન દ્વારા કરી રહ્યા છે 2010થી. વિશેષમાં જે નાના બાળકો છે, ગ્રામ્ય વિસ્તારના જે છે એને પૂરી સગવડ કે માર્ગદર્શન મળતું નથી, એના માટે જે સાયન્સમાં જી અને નીટમાં જે છોકરાઓ નાસીપાસ થઈને અલગ ક્ષેત્રમાં જઈ રહ્યા છે તો એના માટે એક ક્લાસીસ શરૂ કરવા માટે અને એકદમ રાહત દરે કે સામાન્ય માણસ પણ પરવડે તો એ માટે સારામાં સારી ફેકલ્ટી. નરેશભાઈનું તો એક સૂત્ર છે કે શિસ્ત, સ્વયં અને સ્વચ્છતા. તો શિસ્તમાં રહીને પણ જે બાળકો
ભણી શકે અને આગળ વધી શકે તો એના પરિવારને પણ એક ફાયદો થશે, રાષ્ટ્રનો પણ સારો નાગરિક બની શકે. એના માટે આ કોટા અને વિદેશ આ બધા ઓલ ઇન્ડિયામાંથી ફેકલ્ટી ભેગી કરી અને આ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. રવિવારે સેમિનાર તો એટલા માટે છે કે લોકોને માર્ગદર્શન મળે એટલા માટે. વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ સાથેનો સેમિનાર છે અને ફ્રી સેમિનાર છે સવારે આ રવિવારે. સ્થળ ઉપર જ રજીસ્ટ્રેશન રાખવાનું છે અને ત્યાં એમને જે કાંઈ માર્ગદર્શન માટેના જે કાંઈ હશે સાહિત્ય એ પણ એમને ફ્રી આપવામાં આવશે. સરદાર પટેલ કલ્ચરલ ફાઉન્ડેશન ખોડલધામની ઓફિસ છે 10 પાયણીનગર પાણીના ટાંકા સામે. ત્યાં સ્થળ પર ઓડિટોરિયમ છે, ત્યાં રાખ્યું છે. ખોડલધામનો ઉદ્દેશ એ છે કે સમાજને સારામાં સારા નાગરિકો, સારામાં સારા વિદ્યાર્થીઓ અને જે છેવાડાના માણસો છોકરાઓ છે એ છોકરાઓ સારી કક્ષાએ પહોંચી અને એના પોતાના પરિવારને સમૃદ્ધ કરે અને રાષ્ટ્રનો સારો નાગરિક શિસ્તવાળો મળી શકે.